बच्चा लोगों गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। हम लोगों ने कल क्या कर लिया था, तो कोचिंग से किया था ना, तो वो वाला कंटेंट कोचिंग वाले लैपटॉप में होगा बेटा। बस आप हेड में बता दो क्या कर लिया था। बोलो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो गया था, शायद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन भी हो गया था कि होना था। Sir, halogen का दोनों four हो गया। Halogen हाँ भी हो हैलोजन, गया था सर। हैलोजन हो गया था। यस सर, Sir, हाइड्रोजन हो गया था। compare करना है। अच्छा सर Comparison कराना था sir। अच्छा, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ हमारे। ठीक। सर आज घर पे हैं आप? अच्छा हाँ, आज एक क्लास पहले थी तो फिर हमने कहा वहां से लेने से बेहतर हम घर ही चले, और फिर आपकी क्लास लेने के बाद फिर जाना पड़ेगा। एक्चुअली वहाँ लैपटॉप है ना कि टीचर लेते रहते हैं, फिक्स है नहीं, पता नहीं कौन हैंडल कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें वो नोट भी नहीं है। लिखने में भी एनसीईआरटी पे हम लोग को लिखना पड़ रहा था। चलो तो हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन में बाकी बातें तो हम लोगों ने कर ली, तो अब ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16। सबसे पहले ग्रुप 13 पे आते हैं। आप बताइए, अगर ग्रुप 13 की बात करें तो इनके सारे के सारे हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। बोलो। Yes sir. यस सर। सारे के सारे, मतलब BX3, ALX3, GAX3, INX3 एंड TLX3। चलिए आइए इनसे रिलेटेड बातें कर लें। पहला क्वेश्चन, आप बताइए इसमें कौन सा ट्राई हैलाइड है जो नहीं पाया जाता? TLX3 नहीं बने। TL सर TLX3 TLX3 संभव नहीं है। यस अच्छा, तो पहला ही क्वेश्चन मान लो गलत हो गया, आपका आंसर गलत हो गया। TLF3 प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट TLI3, ऑल अदर आर नो। हमने स्टेबल की बात नहीं की थी, हमने पूछा था कौन नहीं पाया जाएगा। अब आप बताइए TLI3 क्यों नहीं पाया जाएगा? एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने रीजन कुछ और दे रखा, लेकिन हम लोगों ने रीजन कुछ और इसका पढ़ा था। मैंने जब पढ़ाया होगा तो आपको रीजन बताया होगा कि ऐसा क्यों। बोलो। सर। TH+ Oxidizing and reducing.
अच्छा, कई लोग बोलना शुरू करते हो, फिर उसके बाद सारे लोग चुप हो जाते हो। बोलो, TLI3 क्यों नहीं मिलेगा? सर एक रीजन तो ये है कि आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण वो अलग हो जाता, चलो ठीक है। सर और स्ट्रॉन्ग दूसरा सर ये कि ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट है स्ट्रॉन्ग। हाँ, देखो, अगर हम TL की बात करें तो TL का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है? अगर हम TL की बात करें तो TL का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। +3 और हम जानते हैं +1 इसका ज्यादा स्टेट। +1 स्टेबल। तो इसका मतलब ये +3 से अगर +1 में जाएगा तो इसका क्या है? ये अपने ग्रुप में सबसे क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट। और अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो देखो, यहाँ अगर आपने I3 लिया है तो इसका मतलब I किस स्टेट में है? -1। तो जितनी हेलोजेंस आपने पढ़ रखा है, मतलब हैलाइड आयन, उन सब में ये क्या है? इनके रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, यानी सारे हेलाइड में अगर देखा जाए तो आयोडाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एक एसिड और एक बेस एक साथ नहीं रह सकते, वैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ नहीं रह सकते। ये अगर आपने बना भी दिया तो ये मिलेगा नहीं, ये हाईली अनस्टेबल है, और इमीडिएटली क्या करेगा? टूटेगा। और जब ये टूटता है तो फिर क्या आपको दे देगा? TLI, और साथ में क्या निकल जाएगी? I2 बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात बताइए, आप बताओ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं? यस सर। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दे ऑल कैन एक्ट एज लुईस लुईस एसिड। एसिड। लुईस एसिड। अब आप बताइए, आपने इसमें बैक बॉन्डिंग भी पढ़ा होगा? यस सर। यस सर। ये चैप्टर मैंने ही पढ़ाया ना? यस सर। तो बैक बॉन्डिंग भी पढ़ाया होगा। अब आप बताइए, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी? पहला क्वेश्चन। और कम होगी। लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन। डिक्रीज। कम दोनों होगी। डिक्रीज। दोनों कम होगा। और बैक बॉन्डिंग और लुईस एसिड कैरेक्टर में रिश्ता क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स होता है। तो यस यहाँ सर। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बैक बॉन्डिंग भी कम हो रही है, लुईस एसिड कैरेक्टर भी कम हो रहा है। NCERT लिखती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, यस सर। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक नेचर कैरेक्टर। तो यहाँ अगर BX3 की बात करें, फिर AlX3 की बात करें, फिर GaX3 की बात करें, फिर INX3 की बात करें, एंड देन PlX3 की बात करें, तो यही ऑर्डर बैक बॉन्डिंग का है और यही ऑर्डर लुईस एसिड कैरेक्टर का है। अब आप बताइए, अगर हम हेलोजन को फिक्स करते हैं, सॉरी सेंट्रल एलिमेंट को फिक्स करते हैं, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, और इसमें हम लेफ्ट राइट मूव करें। अब आप बताइए, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज। डिक्रीजेस। तो लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीजेस। सबसे गंदा लुईस एसिड होता है BF3 और सबसे अच्छा लुईस एसिड होता है BI3, क्योंकि BF3 में बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है और BI3 में नहीं होती। अब अगर आप बोला जाए कि बैक बॉन्डिंग किन किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के कारण हो रही है, तो ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, या इन बैक बॉन्डिंग द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। बैक बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? BF3 में तो p ऑर्बिटल्स। और बोलो। और बाकियों में d ऑर्बिटल्स। बहुत सही, बहुत सही। 3 ऑर्बिटल्स। सर 2p and 5p। हम तो अभी तो केवल ऑर्बिटल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात ही नहीं है, अभी तो हम ऑर्बिटल, इसका मतलब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं।
तो अगर बोला जाए कि इनके बैक बॉन्डिंग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? अच्छा बताओ, बैक बॉन्डिंग के कारण सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई? पाई बनेगा। यस सर। तो इसका मतलब जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि इनकी बैक बॉन्डिंग किस ओवरलैपिंग के कारण हो रही है? यस सर। बताइए। P2 पीपी ओवरलैपिंग है यार। सर पीपी ओवरलैपिंग होगी। हाँ तो वही तो, पता नहीं तुम डी क्या बता रहे हो यार। बैक बॉन्डिंग इज ड्यू टू टी कामा पी ओवरलैपिंग। मतलब कि चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी सब गड़बड़ सड़बड़ करते रहे। बैक बॉन्डिंग इज ड्यू टू पीपी ओवरलैपिंग। डी इन्वॉल्व नहीं होता है, बात समझ में आ रही है ना? कि बना करके दिखाना पड़ेगा। सर आ गया। चलो अब एक चीज और बताइए, अगर ऊपर से नीचे तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इनका? सर बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। सेम रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री रेगुलर है। जब ज्योमेट्री रेगुलर होती है तो फिर बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाइए दूसरे वाले पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या नहीं पाया जाएगा, कौन से हाइलाइट्स यहाँ नहीं पाए जाते? सर ग्रुप 14 में ये कुछ है। हाँ ग्रुप 14 में आ गए भाई, ये खत्म हो गया। सर PBI4 PBBR4 ये सब नहीं पाए अगर हम जाते। एनसीईआरटी की केवल बात करें तो PBI4 डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। अगला, कौन कौन से आयोनिक है? सर टेन और लेड के डाई हैलाइड। यस सर। तीनों लेट के डाई हिलाई। नहीं तो टेट्राहाइलाइड। सर PB+2 वाले। SnF4 and PbF4. SnF4 and PbF4 are ionic। अच्छा, अब आप बता दो, अगर SnF4 और PbF4 आयनिक है तो SnF2 और PbF2 क्या होगा? सर वो भी आयनिक होगा। वो और अच्छा आयनिक होगा। नहीं यस सर। भाई, सेंट्रल एलिमेंट का पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, अब पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, कोवलेंट कैरेक्टर क्या करेगा? कम हो जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर SnF2 और SnF4 और PbF4 आयनिक है तो नो डाउट SnF2 और PbF2 भी क्या होंगे? आयनिक होंगे। ये लोग डाई हेलाइड भी बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो डाई हेलाइड हैं जैसे कार्बन सिलिकॉन है, तो ये हाईली अनस्टेबल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में मिलते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बीन्स वगैरह पढ़ रखा होगा। लेकिन नीचे वाले जो डाई हेलाइड्स है वो बन जाते हैं तो अनस्टेबल, लेकिन वो बन जाते हैं क्यों? क्योंकि डाई हेलाइड के केस में जब ऊपर से नीचे तरफ जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? बढ़ती है। तो इसका मतलब ऊपर वाले जो डाई हेलाइड्स बनाएंगे वो जैसे मैं लिख ही देता हूँ, CH2 है, SiX2 है, GeX2 है, SnX2 है एंड PbH2। अब ऊपर वाले जो होंगे, जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो इनकी स्टेबिलिटी क्या कर रही है? कम कर रही है। तो इंक्रीज। हाँ, बढ़ रही है। तो ये दोनों क्या होते हैं? रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। और नीचे वाले क्या है? ये आपको मिल जाएंगे। अब अगला, मेरे पास SI नहीं बल्कि SN ले लेते हैं, क्योंकि SI में 2 मुश्किल से बनता है। मेरे पास SnCl2 है और SnCl4 है। आप बताइए, पहला
आयोनिक नेचर का ऑर्डर, इन दोनों को कंपेयर करके बताना आयनिक नेचर। दूसरा वोलेटिलिटी का ऑर्डर। तीसरा हाइड्रोलिसिस, टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर। और चौथा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चलिए बोलिए। सर फर्स्ट SnCl2 होगा। SnCl2 more ionic. मतलब दिस। Yes sir. दूसरा सेकंड का SnCl4। SnCl2. ये SnCl2 का ज्यादा वोलेटिलिटी। SnCl2 की वोलेटिलिटी सर SnCl4 ज्यादा होता सर SnCl4 होगा। है। यस सर। चलो SnCl4 ही ज्यादा होगा। चलो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस SnCl4 की ज्यादा। SnCl4। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट SnCl2 की ज्यादा। SnCl। सर हाँ। ये वाला पॉइंट बता दीजिए कि आयनिक नेचर SnCl2 का ज्यादा क्यों है? बच्चा जब तुम SnCl2 फरजान रूल। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2। जी इसके ऊपर अच्छा फरजान रूल से, ठीक ठीक सर। +2। ग्रुप 16 की अगर बात करें तो सबसे डिफरेंट टाइप के हेलाइड्स इन्हीं लोग के पास है, मतलब रिकॉर्ड बनाने का। ये बनाते हैं EX6 भी बनाते हैं, EX4 भी बनाते हैं, EX2 भी बनाते हैं और EX भी बनाते हैं। बस इतना सी बात है कि EX इनका इस रूप में नहीं होता, डाइमेराइज हो जाता है E2S2। अगर हम इसकी बात करें, ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर पॉसिबल। औरों के केस में स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा, हेक्साक्लोराइड ब्रोमाइड नहीं बन सकता। इसकी बात करें तो हेक्साफ्लोराइड एंड क्लोराइड, सॉरी टेट्राफ्लोराइड एंड क्लोराइड दोनों होते हैं। टेट्राफ्लोराइड एंड क्लोराइड, और ये सब मान लो एक्सेप्शनल है, जब वहां आएंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब अगर हम EX4 की बात करें तो आप बताइए, इनके सारे के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे या नहीं? नो सर। नहीं, चूंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो यहाँ सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक, और यहाँ ऑक्टाहेड्रल सारे आइडेंटिकल होंगे। all the sigma bonds are identical। चलिए, इतना हम लोगों ने हाइड्रोजन का कंपैरिजन देख लिया, और अब इसके बाद मेन देखा जाए इस चैप्टर में। हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं ना? हाइड्रोलिसिस आपको बताया था हाइलाइट में कि नहीं, या जानते हैं या नहीं? जरा अपने पेज पलट के देखो, हाइड्रोलिसिस बताया था? सर बता चुके हैं। हाँ, तब सही। पी ब्लॉक में बताया था आपने 11th वाले। हाँ, मतलब कहीं भी एक बार हो गया ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं।
नाइट्रोजन के सारे हेलाइड्स की हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने यहाँ कर ली है कि नहीं कर ली थी? कल वाला लेक्चर देखो, NCl3, PCl3 बता चुके सर। हाँ, SbCl3 और BiCl3 की पार्शियल हो जाती है। जी सर। हाँ ठीक, ये नोट हो गया। हो गया बच्चा? यस सर। यस सर। हाँ, चलो भाई, बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलो बेटा। चलो, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन पढ़ लिया, तो रिएक्टिविटी मेटल्स में तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बेकार की बात है। अच्छा, इधर हम लोगों ने कर लिया है, और अब इसके बाद आ जाएगा डाई नाइट्रोजन। तो सबसे पहले जरा इनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इसे भी साथ साथ देखते चलेंगे। चलिए भाई, पहला एग्जांपल देखिए, क्या वो एनसीईआरटी का रही है। एग्जांपल 7.1 पढ़िए। एनसीईआरटी का रही है, दो नाइट्रोजन एक्सिट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म द पेंटाहेलाइड, गिव द रीजन। इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। PS3 है जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, इसमें बताने जैसा कुछ है। आगे इंटेक्स क्वेश्चन क्या हो, why are the pentahalides of phosphorus, arsenic antimony and bismuth more covalent than the trihalides? मोर पोलराइजिंग पावर होती है। मतलब इसमें कुछ बताने जैसा ये भी नहीं, क्लियर ही है। यस सर। Why is the BiS3 the strongest reducing agent among all the hydrides of the group 15? Thermal stability decreases and Why stability सबसे कम, डिक्रीज होती जाएगी। तो हाइड्रोजन को निकालने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा ना। यस सर। जरा इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बता देना। चलिए, इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर आपको सेंट्रल एलिमेंट का निकाल के बताना है। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ फास्फोरस। सर फर्स्ट वाले में +5 होगी। +5 होगी सर दोनों। इस बात के कारण सर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जब वो देगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
इलेक्ट्रॉन को देता है तो देने और लेने वाले के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। नहीं आता। लेकिन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई देता है चार्ज आता है तो देने वाले के ऊपर माइनस चार्ज प्लस, प्लस लेने वाले के ऊपर माइनस। देने वाले के ऊपर कितना प्लस आता है? एक कोऑर्डिनेट बांड बनने के कारण देने वाले के ऊपर कितना प्लस आता है? +1। तो अगर यहाँ +1 हम लिख दें तो यहाँ माइनस है। इस दो बांड के कारण इसका क्या हुआ? +2। इस बांड के कारण क्या हुआ? +1। तो क्या यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में +4 है? बताओ। यस सर, 4 ही होगा। बहुत सही, 5 होता है। बहुत सही। एक नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन में +4 होगा। नहीं ये NO3 है बच्चा। समझते हैं। +5। जब लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो देने वाले के ऊपर +2, लेने के वाले +2। -2। लेकिन जब फॉर्मल चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा नहीं करते। केमिकल प्लस बॉन्डिंग, माइनस। केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। चलिए अब हम लोग को स्टार्ट करना है डाई नाइट्रोजन। अब तो खैर रिएक्शंस है, कुछ खास नहीं है। इसके बाद आइए देखते चले। अब अपने कॉपी में लिख दो डाई नाइट्रोजन। बस हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हुए मेन जो रिएक्शंस होंगी केवल उनकी बात करेंगे, सबकी बातें नहीं करेंगे। इधर आकर कॉपी में डाल दीजिए डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी तो अभी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखने चल रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन हमें बनाना है। तो सबसे पहला मेथड लेते हैं बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट्स। चलिए बताइए कौन कौन से साल्ट हैं जिनके थर्मल डिकम्पोजिशन से आपको नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मिलती है। तो सबसे पहले किसी टाइप का साल्ट है ना, एक तरह का एक साथ लेते हैं, बोलिए। बेरियम एजाइड। नहीं, वो तो प्योर से शुरू कर दोगे। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करें, क्या मिलता है? नाइट्रोजन Cr2O3 और H2। और अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करें तो इसमें ऑक्सीजन मिलेगी।
पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, अगर हम अमोनियम नाइट्राइड को गर्म कर दें तो N2 plus H2O. और अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दें तो लाफिंग गैस। Nitrous acid. अगर अमोनियम के कार्बोनेट को गर्म कर दें तो NH3. अगर अमोनियम के सल्फेट को गर्म करें H2SO4. बोलो। होमवर्क है, पता करके बताना। अगर अमोनियम के क्लोराइड को गर्म कर दें NH3. सर थर्ड वाले में वो बनेगा NH4HSO4 बनेगा। थर्ड मतलब सल्फेट वाले में हाँ NH4 twice SO4 में। NH4 का ट्वाइस SO, 4 में क्या बनेगा? तो यही तो पूछ रहे हैं, क्या बनेगा बताओ। सर शायद कोई फर्टिलाइजर बनता था इससे। फर्टिलाइजर तो है सर, वो सॉइल एसिडिक हो जाती है। ये फर्टिलाइजर खुद ही है। हाँ यस सर। सिंधी फर्टिलाइजर है हाँ, सर, वो सॉइल एसिडिक कर देता है, H2SO4 बना लेता है। हम्म। ये तो डिकम्पोजिशन से जितने बन रहे थे तो हम लोग के 3 डिकम्पोजिशन थे, लेकिन उसको मिलते जुलते डिकम्पोजिशन भी हम लोग साथ में नोट कर लिया। अमोनियम सल्फेट वाली रिएक्शन सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है। जरा गूगल में सर्च करो यार, क्योंकि अगर ये रिडॉक्स करोगे तो फिर नाइट्रोजन मिलनी चाहिए, और जबकि मिलती अमोनिया है, इसका मतलब रिडॉक्स होगी नहीं। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। According to Google Patents, at temperatures above 280 degrees Celsius, किस भाषा में बोलती है यार, पता नहीं क्या, ये तो समझ ही नहीं आता, ऐसा लपेट लपेट देते हैं। हाँ मिला। अमोनियम नाइट्राइड में नाइट्रोजन, बेरियम एजाइड, सल्फेट में अमोनिया मिलेगी और H2SO4 बना रहे हैं। वही कह रहे हैं, रिएक्शन अमोनिया तो मिलती है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन अगर अमोनिया मिल गई तो रिएक्शन नॉन रिडॉक्स होना चाहिए। हम लोगों ने एक बार शायद सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया कहीं पिछले साल या कहीं, लास्ट से बताएंगे तो आपने। यस सर। वही कर रहे हैं ना, कुछ तो गड़बड़ था इसमें। हाँ रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स दोनों तरह की रिएक्शंस हैं। जहां जहां नाइट्रोजन मिल रहा है वो रिडॉक्स, और जहां जहां अमोनिया मिल रही है वो रिएक्शन नॉन रिडॉक्स।
और यही नहीं, इसके अलावा भी हम देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं होता है गूगल वालों का। एक रिएक्शन में इन्होंने सल्फेट को लेकर के नाइट्रोजन, अमोनिया, वाटर और SO2 सब बना रखा है। तो या तो ये होना है, और अगर आपने SO2 बना दिया तो इसका मतलब सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन। तो फिर किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो नाइट्रोजन, NH3, H2O, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब नोट कर लेना। सर कर लिया। सर इन दोनों में मोर करेक्ट क्या होगी? सब करेक्ट है। ऑप्शन में क्या करेंगे सर अगर आ गई तो? अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। देखो एक ही कंडीशन है, जब इतनी डिस्प्यूटेड होती हैं बातें तो अमूमन होता नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि अगर आप मतलब अगर SO2 बनाओगे, जैसे XYZ करके पूछा जाता है ना, तो अगर SO2 आप बना रहे हो तो पक्का मान चलो फिर नाइट्रोजन बनेगी नहीं, फिर तो और कोई विकल्प ही नहीं है। और नहीं तो जब नॉन रिडॉक्स होगी तो चाहे तुम अमोनिया और H2SO4 बना दो, और चाहे अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही। लेकिन अगर आप SO2 बना रहे हो तो आप मान चलो कि नाइट्रोजन फिर निकलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक का रिडक्शन हुआ तो किसी एक का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। तो अगर कभी ये रिएक्शन आई भी तो XYZ करके जो पूछते हैं ना, उसी में कुछ दे करके पूछेंगे, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं आएगा। या एक बार गूगल जरा सर्च करना, हम भी क्लास के बाद जब फ्री होंगे तो एक बार देखेंगे, कुछ किताबों गूगल में नहीं, कुछ किताबों में देखेंगे क्या दे रखा है इसके बारे में। सर लेकिन तीनों तो सिमिलर लग रहा है। तीनों सिमिलर कैसे? दो सिमिलर हैं, पहले और दूसरे। अगर इसको हम बोल लें, इसको हम पहला बोल दें और इसको दूसरा बोल दें, ये दोनों सिमिलर है। ये कैसे सिमिलर? ये तो रिडॉक्स हो गई ना। भाई यहाँ तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया का चेंज नहीं हुआ, जो यहाँ था वही यहाँ। तो दोनों, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ चेंज हो गया, इसका मतलब रिडॉक्स हो गई। कोई बात नहीं, इसे हम एक बार चेक करके कंफर्म कर लेंगे, किताबों में चेक कर लेंगे, गूगल पे भरोसा करें। अगले में आइए, सेकेंड टाइप की रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से। NH3 है, ऑक्सीडेशन ऑफ -3। अगर हम N2 बना रहे हैं इसका मतलब 0, तो 0 से -3 में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, किसी न किसी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ ले सकते हैं दो जो इंपॉर्टेंट उनकी बात करते हैं। हमने लिया है क्लोरीन लिमिटेड, चलो प्रोडक्ट बोलो। NH4Cl + N2। अगर क्लोरीन आपने लिमिटेड ले लिया है, इसका मतलब अमोनिया एक्सेस में है, तो आपको मिलता है NH4Cl और साथ में जाती है N2। रिएक्शन कैसी? रेडॉक्स। अगर हमने Cl2 एक्सेस में ले लिया
NCl3 explosive और HCl। तो यहाँ मिल जाता है आपको NCl3 और साथ में क्या मिल जाता है HCl। रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स? नॉन रिडॉक्स। रेडॉक्स। अरे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ये तो देखो। नॉन रिडॉक्स। नॉन रिडॉक्स। अरे भाई अमोनिया आपके यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, नाइट्रोजन माइनस है, Cl माइनस है, तो उसी रूप में तो है। ये क्या हो गई? नॉन रिडॉक्स। यानी अगर आप बोल रहे हो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तो ये रिएक्शन कब होती है? जब आप क्लोरीन लिमिटेड में लेते हो, तब ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो रही है। और अदरवाइज टोटल एक्सचेंज होगा, अदला बदली। और अदला बदली भी नहीं कर सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन से रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्लोरीन तो में कुछ बदलने के लिए ही नहीं। क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिया, नाइट्रोजन, कॉपर, साथ में H2O। और इसके बाद है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल या कमर्शियल स्केल, बल्क में बनाना। इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है भाई? एयर ले लिया लिक्विफिकेशन और करा इसको लिक्विफाई कर दिया। एयर कैसी है? लिक्विफाइड। अगर लिक्विफाइड एयर है तो इसके अंदर है क्या क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेज। अब बताइए अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले क्या बाहर आएगा? नाइट्रोजन। On increasing temperature N2 comes out first। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट कम। मॉलिक्यूलर वेट कम। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब 72 के आसपास है, और जबकि ऑक्सीजन का 90 केल्विन के आसपास है। तो नाइट्रोजन कम्स आउट फर्स्ट एंड ऑक्सीजन एज अ साइड प्रोडक्ट। अब एक बात देखो, यहाँ दो चीजें एडिशनल हो गई। जब आप बोल रहे हो नाइट्रोजन कम्स आउट फर्स्ट, तो इसमें पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या है? इम्प्योरिटी ऑफ नोबल गैसेज। और इसीलिए ये जो नाइट्रोजन आपको मिलती है ये स्लाइटली हेवियर होती है देन नाइट्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन। ये वाली appears heavier than nitrogen obtained by chemical reaction। obtained by chemical reaction। केमिकल रिएक्शन से जो नाइट्रोजन बनाते हो उसके तुलना में ये थोड़ी सी हेवियर होती है। और क्यों हेवियर होती है? क्योंकि इसमें नोबल गैस की इम्प्योरिटी पाई जाती है। इम्प्योरिटी ऑफ नोबल गैस इज प्रेजेंट। अब ओवरऑल इस प्रोसेस को अगर हम नाम दें तो चूंकि एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक सर्टेन कंपोनेंट अलग हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गया? लिक्विफिकेशन फॉलोड बाय
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, liquefaction followed by fractional distillation. चलो अब लैब में आ जाते हैं। नोट हो गया ना? यस सर। चलिए लैब में आ जाते हैं। लैब में हम लोग सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है अमोनियम नाइट्राइट और NaCl। यह अमोनियम नाइट्राइट अनस्टेबल है, टूट रहा है और टूट करके दे देता है हमको, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो आप, H2। इस तरीके से हमें मिल जाती है नाइट्रोजन गैस। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है, हम लोगों ने यह एक इंटरमीडिएट बना दिया है और एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिख दिया और कोई अंतर नहीं। इस मेथड से जो नाइट्रोजन मिल रही है आपको लैब में, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बोल रही है इम्प्योरिटी ऑफ N2H4, नहीं सॉरी, impurity of NO and HNO3 vapors। यानी इस मेथड से जब आप नाइट्रोजन को बनाते हैं तो इसमें आपको दो इम्प्योरिटी मिलती है। और अब इसको कैसे रिमूव कर रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम ये गैसियस मिक्सचर लेते हैं, यानी NO प्लस N2 प्लस HNO3 वेपर्स, इसको एक बीकर से पास करते हैं। इस बीकर में है क्या, H2SO4 एक्वस और साथ में K2Cr2O7। अब यहां हमें मिल जाती है नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन क्लाउड। तो गैसियस मिक्सचर इज पास्ड या बाय स्क्रबिंग द गैसियस मिक्सचर विद aqueous H2SO4 containing the potassium dichromate। By scrubbing the gaseous mixture, हो गया। बोलो भाई। यस सर। अब 3 क्वेश्चन, आप बताइए हमें
कब कब इम्प्योर नाइट्रोजन मिल रही है, जब इम्प्योरिटी एग्जैक्टली हमें पता है। कब कब? चलो भाई, इंडस्ट्रियल स्केल में किसकी और लैब मेथड में इंडस्ट्रियल स्केल में किसकी इम्प्योरिटी है? नोबल गैसेस। ठीक है। और लैब में HNO3 और NO की वेपर्स। और सबसे प्योर नाइट्रोजन कंपनी बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड एंड सोडियम। थर्मो डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम सोडियम और बेरियम की। एजाइड। कितने ऐसे साल्ट हैं जिनके थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन बनती है? 2। बहुत सही भाई, अभी ताजा ताजा पढ़ने की हालत है। अमोनियम डाइक्रोमेट से बनती है। यस सर। सर। अमोनियम नाइट्राइड से। यस सर। और सोडियम बेरियम एजाइड से। यस सर। अच्छा। भाई 3 अलग अलग साल्ट हो गए ना। यस सर। यस सर। अगर हमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन को बनाना है तो कौन कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कर सकते हैं, ओजोन कर सकते हैं, दुनिया भर का कर लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, पुराने वाले नोट पिछले साल देखोगे तो हमने ढेर सारे लिख पाए थे। फिर हमने देखे कंसाल में सिर्फ 2 क्वेश्चन हमें दिखे और कोई नहीं मिला, तो फालतू का कूड़ा भरने का कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए बस वहीं तक सीमित कर दिया। तो आप बताओ, अमोनिया का जब हम ऑक्सीडेशन करवा करके क्लोरीन नाइट्रोजन बना रहे हैं तो कौन कौन से 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया? क्लोरीन लिमिटेड और सिट्रस ऑक्साइड। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस मिल रहे तो रिएक्शन रिडॉक्स या नॉन रिडॉक्स? नॉन रेडॉक्स। तो अब हाँ, वहां देखो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ था, अमोनियम का क्लोराइड मिल गया, साथ में Cl सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। लेकिन जब क्लोरीन लिमिटेड में लेते हैं तब हमको मिलता है N, नहीं लिमिटेड में जब क्लोरीन लेते हैं क्या मिल जाता है? NCl3 और H2 और NH4Cl and NCl3 लिमिटेड। तो चलिए आप एक बार आ जाइए, यही सारी कहानी एनसीईआरटी दिया है। फिर उसके बाद हम लोग यूजेज में आते हैं तो फिर बात करते हैं। एक बार पहले से देख लीजिए आप डाई नाइट्रोजन, तो बाकी चीजें तो एनसीईआरटी ने वही दे रखा है। बस करें लैब बना रहे हैं कैसे, कमर्शियली बना रहे हैं कैसे। लैब में हमें इम्प्योरिटी मिलती है NO और HNO वेपर से, और इसको रिमूव करने के लिए एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट से। दूसरा इन्होंने थर्मल डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन कर लिया है, और अगली चीज बोल रहे हैं वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे बना रहे हैं, वे सोडियम और बेरियम के एजाइड से। अब डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज की बात है। हमारी सराउंडिंग डाई नाइट्रोजन है, कोई कलर हमारे आसपास नहीं है, कोई महक नहीं है हमारे आसपास। हम जब बोल रहे हैं तो मेरे मुंह में हवा आ रही है, जा रही है, लेकिन मुंह का टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने कोई गैस मास्क नहीं लगा रखा है। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। इसके 2 आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। और ये फालतू चीजें नहीं नोट करें, बस काम वाली चीजें नोट करेंगे सब प्रॉपर्टी। अब हमको इसका रीजन बता दो कि नाइट्रोजन तो है नॉन पोलर,
नॉन पोलर। तो इसे वाटर में डिजॉल्व तो होना नहीं चाहिए था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन थोड़ा बहुत अगर डिजॉल्व हो जाती है तो इट इज ड्यू टू डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आगे डाई नाइट्रोजन इनर्ट होती है तो रीजन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंजाइटी। हाई टेम्परेचर हो तो ही रिएक्शन करेगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करती नहीं। और बाकी अगर ये मेटल्स एस ब्लॉक के मेटल से रिएक्शन करे तो आयनिक नाइट्राइड बनाती है, और पी ब्लॉक के नॉन मेटल से रिएक्शन करे तो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। हैबर्स प्रोसेस में इसका लार्जली इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए, फिर अमोनिया का इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड और ढेर सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए। ये रिएक्शन फिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब नाइट्रिक एसिड हम लोग बनाते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिर नाइट्रोजन जो बर्कले प्रोसेस है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के हम NO बनाते हैं, और फिर इसके बाद हम NO2 बनाते हैं, और तब आगे रिएक्शन होती है। तो ये कह रहे हैं डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। जनरल सी बात है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है। तो अगर आप चाहते हो रिएक्शन हो तो 5 बॉन्ड तोड़ना है। अगर 5 बॉन्ड तोड़ना है तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी एनर्जी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए टेम्परेचर ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। और नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करता तो आपके चारों तरफ जो इतनी नाइट्रोजन होती है। यूज, अभी हमने आपसे बोला कि मेन यूज क्या है, हैबर्स प्रोसेस हम लोग अमोनिया बनाते हैं। द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग द नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम साइनामाइड। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का मिक्सचर, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? एज अ फर्टिलाइजर। एक कैसा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हो? बोलो भाई। यस सर। ये जब सॉइल में आप इसका छिड़काव करते हो तो ये अल्टीमेटली प्लांट्स को क्या दे देता है? अमोनिया, यूरिया। यूरिया दे देता है। और ये स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है या फास्ट रिलीजिंग? स्लो। बहुत स्लो। यूरिया खेत में ज्यादा डाल दो प्लांट जल जाएगी, यस सर। लेकिन अगर ये ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं, धीरे 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 नाइट्रोजन रिलीज करता है। यानी इसकी पहले धीरे धीरे हाइड्रोलिसिस होगी, फिर यूरिया बनेगा, फिर प्लांट उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए स्लो रिलीजिंग है, धीरे धीरे नाइट्रोजन आप प्लांट्स को मिलती है, एकाएक नहीं मिलती। जबकि यूरिया के साथ ड्रॉबैक क्या है, यूरिया आप डाल दो तो इमीडिएटली अगर मॉइस्चर है तुरंत डिजॉल्व हो जाएगी और इमीडिएटली अवेलेबल करवा देती है आपको अमोनिया। प्लांट्स साइनामाइड के साथ क्या ऐड करने पे आपने बोला था? हाँ बच्चा, कार्बन। क्या बोल रहे हो? सर कैल्शियम साइनामाइड में क्या ऐड करने के लिए बोला था? इन दोनों में से नाइट्रोलिम कौन? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। सेकेंड वाला क्या है? कैल्शियम साइनाइड। हाँ, और फर्स्ट वाला कौन है? कैल्शियम साइनामाइड। साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड। अगली चीज आगे इन्होंने लिखा कि इट इज आल्सो फाइंड यूज वेयर इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन करेगा ही नहीं। लेकिन इसका जो इनर्ट एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करवाते हैं वो स्पेशल है, हर जगह की बात नहीं हो रही है, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री। चूंकि इनएक्टिव होता है तो अगर किसी चीज को डाइल्यूट करना है, किसी केमिकल को डाइल्यूट करना है, किसी गैस को डाइल्यूट करना है, तो उसमें हम
नाइट्रोजन को डाल देते हैं, इनर्ट डायलेट केमिकल्स। और लिक्विड नाइट्रोजन अभी हम लोगों ने पीछे बोला है कि इसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। प्रिजर्व टू बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड एंड सो ऑन। क्रायो प्रिजर्वेशन बायोटेक्निक्स वगैरह में हो सकता है आप लोग पढ़ते हो कि अब आजकल जो टेक्निक्स आ गई हैं उसमें हम लोग जर्म सेल्स को प्रिजर्व करके रख देते हैं 10-20 साल के लिए, और फिर जब जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल, जैसे आपको आइडिया होगा कि जब न्यूली बॉर्न होता है तो प्लेसेंटा में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनमें पोटेंशियल होता है कि किसी भी आर्गन को पूरा का पूरा बना दे, रीजनरेट कर दे। बोलो भाई। यस सर। उनका क्या नाम है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स। वो किसी भी आर्गन को पूरा का पूरा रीजनरेट कर सकते हैं। अब आजकल जितने सेलिब्रिटीज, मतलब जो लोग अपने करियर या अपने काम के चक्कर में शादी नहीं कर रहे हैं, तो आपने अपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा होगा कि अगर शादी हो रही है और मेल की एज 45 प्लस हो गई, फीमेल की एज 40 प्लस हो गई, और अगर अब ये लोग चाइल्ड प्लान करें तो सिंड्रोमिक प्रॉब्लम के चांस बढ़ जाते हैं। अब बेहतर आपने जानते होंगे कि कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, मुझे आइडिया नहीं, मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, ये सब याद नहीं होगा। ये तो बायो वाले कुछ पढ़ाते होंगे ना कि अगर ओल्ड एज में बेबी प्लान किया जाए तो सिंड्रोमिक जेनेटिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एज से नहीं होता है। एज से नहीं होता? अरे मेंटल डिसऑर्डर होता है बच्चों में, डेवलपमेंट स्लो हो जाता है ब्रेन का। नहीं मतलब ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? आप हाँ होता है ब्रेन वो एज से कुछ नहीं होता। एज से नहीं होता है सर, हम्म। चांस फैक्टर होता है, म्यूटेशन। अच्छा, ये एज फैक्टर इसमें नहीं है? मतलब मान लो कोई मेल 50 साल का है और वो बेबी प्लान करता है, नहीं है। उसी साल, मतलब एनसीईआरटी में सर ऐसा कुछ नहीं दिया। हाँ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मतलब पढ़ाया है yes, नहीं होता है। अच्छा होता है भाई, पता नहीं बच्चे कैसे खा नहीं होता। होता है सर जो आप कह रहे हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ने लगते हैं अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो ओल्ड एज में जाकर। डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उसी की वजह से बढ़ती है। हाँ, एज प्रॉब्लम। लेकिन सलमान खान की बात करूं, उनकी एज 52-53 हो गई है। 54। अच्छा लो, ये तो एग्जैक्ट यार डेटा तुमको पता है, हमको तो हम गैसे कर रहे थे यार 52-53। चलो 54, और अभी शादी भी नहीं हुई। चलो हम लोग दुआ करें कि 2022 में शादी हो जाए। सर हम लोग को क्या करना है, वो नहीं हो। और ये 2023 में बेबी प्लान करेंगे। अब आप बताओ, अगर सलमान 2023 में बेबी प्लान करे तो इनकी एज होगी डाउन सिंड्रोम होगा। नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, तुम अपने जेनेटिक्स वाले टीचर से पूछ लेना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर सलमान खान 55 साल के एज में बेबी प्लान करें तब भी इनके बेबी को कोई सिंड्रोमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम सेल्स की वजह से। तो क्या जेनेटिक्स में पढ़ाया गया क्या कि सिंड्रोम्स हीरो से डरते हैं, उनके यहाँ नहीं होते? ऐसा है क्या? वही मैंने कहा, क्रायो प्रिजर्वेशन। उसमें होता क्या बेटा कि जिन लोगों को ऐसा है कि बहुत लंबा समय लग गया, वो मतलब 40 साल हो सकता है, 45-50 साल हो सकता है, तो वो लोग अपने यंग एज में 20-25 साल के एज में ही, मेल है उसने स्पर्म प्रिजर्व करवा लिया, फीमेल है उसने ओवम प्रिजर्व करवा लिया, और फिर आप अपने बायो में पढ़ते हो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। और अगर टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो अब जो मदर है उसकी बॉडी सिर्फ न्यूट्रिशन दे रही है, जेनेटिक मटेरियल नहीं दे रही है। अरे यार, तो केमिस्ट्री की क्लास होते होते बायो की क्लास हो गई भाई यार, इसका मतलब हमने सर तो प्रिजर्व कराया हुआ है क्या? हैं? प्रिजर्व कराया हुआ है क्या? किसने? सर उसने प्रिजर्व कराया है क्या? जितने भी सेलिब्रिटीज है बेटा, जितने भी हैं, एक्चुअली मैं बताऊं, ये मुझे पता नहीं चलता,
करीब आज के 7-8 साल पहले, मतलब मेरे घर में जो पहला बेबी पैदा हुआ था 8 साल पहले, तो जिस डॉक्टर के यहाँ हुआ था वहां कुछ बंदे आए थे, तो वो हमसे बोल रहे थे कि सर ये है और ऐसे है कि मतलब वो उनके यहाँ होते ही हैं, जिनके यहाँ जो गायनी वाली लेडीज मतलब डॉक्टर्स होती है ना, उनके यहाँ जुड़े होते हैं, जो लोग आते हैं उनसे वो बात करते हैं कि अगर आप सिस्टम सेल्फ प्रिजर्व करवाना चाहें तो आप कांटेक्ट करें हमसे, ये है ये फैसिलिटी, ये सब बताते हैं। तो उस समय वो लोग, क्योंकि ये बेबी होने वाला करीब 8-9 साल पहले की बात है, तो उस समय हमने देखा था कि वो लोग हमसे मिले थे। तो वहां तब लेकिन फीस वो हमको बता रहे थे कि 60,000 पर एनम फीस होगी प्रिजर्वेशन की, क्योंकि तब कंपनियां बहुत एकाध कंपनी थी इंडिया में। आज अगर आप इसे सर्च करोगे तो आज पर एनम का जो प्रिजर्वेशन का जो रेट आ गया है वो करीब करीब आ गया है 20 से 25 हजार के आसपास। और जब तक आप डॉक्टर होकर फील्ड में आओगे तब तक ढेर सारी जब कंपनियां हो जाएगी तो पर एनम प्रिजर्वेशन के लिए हो सकता है 10-5 हजार रुपया लगे। तब मध्यम वर्गीय लोग भी इसको प्रिजर्व करा लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चीजें आगे जा रही हैं, डिजीज बढ़ती ही जाएगी, लोगों को जरूरत पड़ेगी। जब तक आप लोग डॉक्टर होकर फील्ड में आओगे बेटा तब तक ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारी कंपनी आ जाएंगी, बहुत सस्ता हो जाएगा और टेक्नोलॉजी भी तब तक बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाइट्रोजन इतना लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता। इसमें इस्तेमाल करते हैं लिक्विड हीलियम का। जब आपको 10 साल 20 साल रखना है तो लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते। नाइट्रोजन का इस्तेमाल यही आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए कर सकते हो, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर लो नहीं हो जाता कि आप जर्म सेल को प्रिजर्व करके लंबे समय तक रख सकते हैं। तो चलो भैया, ये तो बायोकेमिस्ट्री की क्लास हो गई। अब जितना प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पॉइंट वाइज इसमें से 4-6 काम की नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल दो बच्चा, प्रॉपर्टीज। समरी के रूप में 4-5 पॉइंट में सब समेट लेते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले एक तरफ से लेस 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 लिखते चले चलो। कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, नॉन पॉइजनस या नॉन टॉक्सिक गैस। कोई कलर नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता है, कोई महक नहीं होती है, जहरीली नहीं होती है। दूसरा, वाटर इंसॉल्वेंट, ड्यू टू non-polar in nature. But little solubility is due to dipole and induced dipole interaction. बेटा बॉन्डिंग में आपको एक फोर्स बताया गया होगा। डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन किनके बीच लगता है भाई? डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, नॉन पोलर एंड पोलर। हाँ, जैसे ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है तभी तो एक्वाटिक लाइफ संभव है। तो अब अगर कोई हमसे मान लो कोई पूछ ले भाई नाइट्रोजन पानी में डिजॉल्व है, मछली कैसे पानी में रहती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी तभी तो रहती है। ये सही बात है। अब क्यों डिजॉल्व है? तो फिर उसका भी ये रीजन होगा, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अगर मान लो कल को बोल दिया जाए कि ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन नोबल गैस फैमिली द वाटर सॉल्वेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस, रीजन क्या होगा? डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, जहां एक पोलर एक नॉन पोलर बॉडी होगी वहां जो फोर्स ऑपरेट करेगा वो डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये मेटल वेटल वाला बकवास है, हैबेस प्रोसेस कुछ नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। ये जब नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां में लिखती है रिएक्शन।
अब सीधे आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर लेते हैं, अराउंड 1000 के आसपास। यहाँ हमको मिल जाता है CaCN2 प्लस कार्बन, और इसे नाम देते हैं नाइट्रोजन। कैसे काम कर रहा है? तो अगर CaCN2 प्लस कार्बन का एक मिक्सचर है, अगर इसमें हम मॉइस्चर डालते हैं, पानी, तो ये हमको दे देता है कैल्शियम का कार्बोनेट, और साथ मिलता है NH2CO NH2। फर्दर अगर NH2CO NH2 में फिर आपने पानी डाल दिया, तो अब जब हाइड्रोलिसिस होगी NH2CO NH2 की, तो एक्चुअली जब ये पानी लेता है तो ये आपको देता है अमोनियम का कार्बोनेट, और अमोनियम का कार्बोनेट टूट जाता है और टूट करके दे देता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। सबसे पहली बात, ये बना कैसे, तो ये हम लोग देख लिया कैसे बना। फिर ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है, यूरिया बन जाती है। यूरिया की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो अमोनियम का कार्बोनेट बनता है, अनस्टेबल है, टूट करके अमोनिया दे देता है। और इस तरह से थोड़ा बहुत अमोनिया हमेशा सॉइल के अंदर पाई ही जाएगी। और ऐसे भी आपने अपने बॉटम में पढ़ रखा होगा नाइट्रोजन साइकिल में। अगला यूज है फॉर इनर्ट एटमॉस्फेयर इन स्टील इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल करते हैं स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए। एंड लास्ट वन इज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ food items and for creating the lower temperature। तो इसमें बस इतना बहुत गया for preservation of food items। हो गया। यस सर। एनसीईआरटी ने कुछ इस हेडिंग के बाद क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको देख लो। पहला तो 7.3 देख लीजिए क्या है। Why the reaction write the reaction of the thermal decomposition of sodium azide। इसमें कुछ करना ही नहीं, बेकार की बात है। इंटरेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Why N2 is less reactive at room temperature? Well known है, due to greater very high bond dissociation enthalpy। इसमें कुछ ऐसा इन्होंने नहीं पूछ रखा है। और अब इसके बाद है अमोनिया। अब सब रट्टा फिगेशन है, अगर ये हमें लिखवाना ना हो तो चैप्टर कल ही खत्म हो जाए सब, अगर ये लिखना ना पड़े, मतलब आपको लिखवाना ना पड़े। अमोनिया सबसे कॉमन मेथड अमोनिया को बनाने का जो है वो एनसीईआरटी भी उसी को फॉलो कर रही है, और एक जनरल रिएक्शन है, हम लोग उसी को बार बार रिपीट भी करते हैं। और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एनी अमोनियम या फास्फोनियम साल्ट।
कोई अमोनियम या फास्फोनियम साल्ट ले लो, इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा लो, आपको मिल जाएगा NH3, साथ में एक नॉर्मल सा साल्ट मिलेगा और साथ मिल जाती है H2, एक जनरल रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल हमने ले लिया है अमोनियम का क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दी, हमें मिल जाएगा अमोनिया, कैल्शियम का क्लोराइड और H2O। हमने ले लिया अमोनियम का सल्फेट, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, यहाँ हमें मिल गया अमोनिया, साथ मिल गया NaCl, साथ मिल गया H2O। हमने ले लिया है फास्फोनियम आयोडाइड, हमने KOH से इसकी रिएक्शन करवा दी, यहाँ हमको मिल जाता है PH3, साथ मिल जाएगा Ki, साथ मिल जाएगा H2। एक तो पहला मेथड एप्लीकेशन है। दूसरे में by hydrolysis of metal nitride, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वाली रिएक्शन खूब आपने देखा होगा। मेरे पास कैल्शियम का नाइट्राइड, पानी डाल, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या मिलेगा NH3। अब इसमें सारे एल्काइल नाइट्रोजन के सारे नाइट्राइड, सारे लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं, तो एल्काइल नाइट्रोजन के किसी भी नाइट्राइड को उठा के आप रिएक्शन करवा सकते हैं। एल्यूमिनियम का नाइट्राइड भी आप ले सकते हो, बोरान का नाइट्राइड तो कोवलेंट नेचर का होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बाद में बना लेता है, पॉलीमराइज कर जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का नाइट्राइड क्या है? आयोनिक। ये सब कॉमन वाले हैं, आप जानते हो सब, रिएक्शन में कुछ ऐसा नहीं है। अगर हमसे ये कोई पूछ ले तो आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रखा है कि भाई थोड़ा बहुत सॉइल में, थोड़ा बहुत एयर में नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया है, कहाँ से है ना? तो देखो कंटेंट ऑफ अमोनिया in air oblique soil comes from decomposition of
ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैटर। और एनसीईआरटी जब आप देखो बेटा तो एनसीईआरटी ने यहाँ यही वाली रिएक्शन दी है। NH2CO NH2 यूरिया, और इस यूरिया के डिकम्पोजिशन से या हाइड्रोलिसिस से बना लो तो आपको मिल गया अमोनियम का कार्बोनेट, और जब ये टूटा तो आपको मिल गई अमोनिया, यही सॉइल या उसमें बहती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड साथ में H2। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद है कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हो गया बच्चा? यस सर। तो चलिए ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे, तो कल इसको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे आप रिएक्शंस हैं, थियोरेटिकल चीजें हैं, बताने के लिए मतलब टीचर के बताने के लिए या आपके बैच की हम बात करें तो बहुत कुछ है नहीं। तो आप चाहो तो हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हुए उसी पे अगर कुछ एडिशनल पॉइंट है तो बोलते हुए चले जाएं, तो समय नहीं लगेगा। और अदरवाइज आप कहो कि नहीं सर ऐसे नोट्स बनाते हुए चलना है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन याद रखना प्योरली एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करें, बस एनसीईआरटी से अगर दाएं बाएं जा भी रहे हैं तो एक आध कदम जा रहे हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज पढ़ाने के लिए तो यार दुनिया भर की किताबें हैं, मैं आपको 100 रिएक्शन नोट करवा दूं, लेकिन देखना ये भी है ना कि कौन सी चीजें आ रही हैं आजकल, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। भाई पढ़ाने के लिए तो फ्रीडम है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ये जाना। अच्छा टीचर जब बहुत ज्यादा लिखवाएगा नोट्स बनवाएगा तो आप सारा कंटेंट पढ़ोगे जरूर, तो इसीलिए हम लोग टू दी पॉइंट बात करें। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा जैसे हो सकता है किसी और का आपने नोट्स वगैरह देखो तो ज्यादा आप चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए और ज्यादा बताइए, तो मुझे कुछ करना नहीं है, इसमें ऐड कर देंगे रिएक्शन। तो अगर टू दी पॉइंट एनसीईआरटी बात करनी है और अनसाल्व को फॉलो करना है तो इस तरह से पढ़ेंगे। और अगर ये कि नहीं सर थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा और हम लोग दाएं बाएं और थोड़ा घूम ले, तो अगर ऐसा मन हो तो आप बोल देना, व्हाट्सअप कर देना मुझे, तो मैं, क्योंकि अब प्योरली रिएक्शन है, कॉन्सेप्चुअल चीजें ऑलमोस्ट हो गई है, अब प्योरली रिएक्शन ही है चैप्टर में। यस सर। सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे कंटिन्यू करिए। अब अगर एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा टाइम बाय साइड करना है तो बताओ, 10 नो 10 सर, सर नहीं सर एक्स्ट्रा नहीं, NCERT से बाहर नहीं जाना है। पर एनसीईआरटी पर ही ज्यादा फोकस कर। हाँ वही कह रहे हैं। सर जैसे अभी आप कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं वैसे हम लोग को सही लग रहा है, मतलब ऑल ओवर NCERT है। चलो ठीक है, तो कल फिर बेटा यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर।